सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस, उसके नए चैप्टर के बारे में। और चैप्टर का नाम है कोशिका यानी कि सेल्स। हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। अब जो है यहाँ पर पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नामकरण कैसे होता है जीवों का, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। अगेन यहाँ पर अगला पार्ट आ गया है जो कि होगा कोशिका से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड। और अगेन इसमें आप लोगों की डिमांड के ऊपर टेस्ट रखा गया है लास्ट में। अब से हर वीडियो में आप लोगों को लास्ट में टेस्ट मिलेगा। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें कोशिका की यानी कि सेल्स की, तो सेल क्या होते हैं, आखिर होते क्या हैं? तो देखिए, जीवों की रचनात्मक, ठीक है, ये जो लाइन मैं पढ़ रहा हूं इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एज इट इज लाइन जो है आपके एग्जाम में आ जाता है और पूछा जाता है कि ये आखिर है क्या। जीवों की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाइयों को कोशिका या फिर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों की रचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाइयों को कोशिका या फिर सेल कहते हैं। कोशिका शब्द की बात करें तो कोशिका शब्द का जो प्रयोग किया था, है ना, प्रयोग, तो सर्वप्रथम 1665 में, इस डेट को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, 1665 में रॉबर्ट हुक, किसने? रॉबर्ट हुक ने, यानी कि नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहां से बनता है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 में किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। या फिर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कोशिका की खोज या कोशिका शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो वो हुआ 1665 में। तो इसको आपको याद रखना है। इसको याद करने की ट्रिक मैंने ऐसी बताई हुई है आपको कि 6-6-5 आ रहा है, तो ये 6 जो है हुक टाइप का आपको दिख रहा होगा, हुक। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि रॉबर्ट हुक। अगला, आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। जीवों की कोशिकाओं के रूप में, है ना, जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है। तो एक क्वेश्चन यहां से अगेन बनता है कि सबसे छोटी कोशिका किस में होती है, किस जीवाणु में होती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम बोल सकते हो, या फिर माइकोप्लाज्मा, सिर्फ ओनली आप इतना भी याद रख सकते हो। इसकी माप है 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत ही कम, 0.1 माइक्रोमीटर तक पाई गई है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें होती है, और इसकी माप है 170 × 135 मिलीमीटर तक। तो शुतुरमुर्ग जैसे कि सबसे बड़ा पक्षी भी है, तो उसका अंडा भी सबसे बड़ा ही होगा, और उसके अंतर्गत पाए जाने वाला उसका जो कोशिका होगा वो भी सबसे बड़ा ही होगा। तो इसमें हमने क्या क्या जाना? 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला कि वही 1665 में खोज हुई, किसने की? तो हुक ने। दूसरा कि सबसे छोटा मतलब कोशिका किसमें होता है? तो वो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब बात करें तीसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा, है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग, है ना, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होगा, शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा, उसका सबसे बड़ा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो है वेरी आईएमपी है, इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। देखिए बच्चों, नोट्स जरूर बनाएं, कॉपी लेके बैठे पढ़ने के लिए, और नोट्स को बनाते रहें ताकि आपको जो है रिवीजन करते समय आसानी हो, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट जानते हैं इंपॉर्टेंट, कि जंतुओं के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक या इससे भी अधिक लंबी हो सकती हैं। यानी कि बात की जा रही है जंतुओं की, तो उसके शरीर में अगर तंत्रिका कोशिकाएं हैं तो वो 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है, और इससे बड़ी भी हो सकती है, ये चीज बोला गया है। कुछ जीवों का शरीर केवल एक अकेली कोशिका का बना होता है, अर्थात ऐसे जीव एक कोशीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा। ठीक, बचपन में हम बोलते थे ना अमीबा, यानी कि ऐसा कुछ डायग्राम, चप्पल बोलते थे कि यार ये
चप्पल का डायग्राम है ना। अमीबा बचपन में हम हमेशा बोलते थे कि चप्पल का डायग्राम होता है, तो वो जो होता है एक कोषीय जीव होता है आपका कौन, अमीबा। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि एक कोषीय जीव इनमें से कौन सा है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब ज्यादा मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, बहुत ज्यादा। कितनी? 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। और कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। अब देखिए, मान लीजिए एक नॉर्मल मनुष्य है जो कि उसमें मतलब ज़्यादा पतला है, तो उसके में कहो 4000 अरब हो, और कोई अच्छा हो जैसे कि जिम करने वाले लोग, जैसे कि आपके जो फाइटर लोग होते हैं WWE के, उन लोग में ज़्यादा होगा क्योंकि वो प्रोटीन लेके अपने सेल्स को डेवलप कर लेते हैं, तो मे भी ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो कुछ और पॉइंट्स देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही रखा हुआ है जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं आपके। अब सन 1838 से 39 में दो जर्मन वैज्ञानिक, जिसको हम स्लीडेन या फिर स्लाइडेन बोलते हैं, तथा स्वान ने कोशिकावाद यानी कि सेल का प्रस्ताव दिया, जिसके अनुसार, तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लाइडर एंड स्वान ने दी। किसने दी? स्लाइडर और स्वान ने, या फिर स्लाइडेन और स्वान ने दी सेल थ्योरी। अब उस थ्योरी में क्या था? सभी जीवधारी कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बनते हैं। क्या बोला उन्होंने? कि जितने भी जीवधारी हैं वो कोशिकाओं या कोशिकाओं के उत्पादों से बनेंगे। एक और पॉइंट, कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। तो ये सेल थ्योरी था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद वह है जो कि वायरस एक अपवाद है, क्योंकि इसमें कोई कोशिका नहीं होती, इसमें सेल नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है, ये बोला उन्होंने। और प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तो यहीं पर वो अपवाद है, वायरस जिसमें कोशिकाएं पाई नहीं जाती। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सब कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती है। यानी कि वही कि एक जो कोशिका है उसी से एक जीव की उत्पत्ति होगी। प्रत्येक जीव का शरीर जो होगा कोशिका से बना होगा, और सभी कोशिकाएं मिलकर काम करेंगी और एक जीव का निर्माण करेंगी। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता या मेन क्रिएटर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है, तो उसके अंदर एक केंद्रक जरूर पाया जाता है जो कि उसमें जो है मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, अब देखिए यहां पर देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अभी हमने कोशिका सिद्धांत देखा, लेकिन अब जो क्वेश्चंस उठते हैं, एक उठते हैं कि पादप कोशिका से उठता है और यहाँ पर जंतु कोशिका से भी उठता है। तो देखते हैं क्या है। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की बात करें तो जैसे ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें भी आपको अंतर मैं समझाऊंगा। पहले यहीं पे देखिए, सबसे बड़ा अंतर ये है आपका, देखिए पादप कोशिका और ये है आपका जंतु कोशिका। ठीक है, अब सबसे पहले तो पादप कोशिका में एक होता है कोशिका भित्ति। ठीक है, दूसरा होता है हरित लवक। ठीक, हरित लवक। तो ये दो चीज ऐसी हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी। कौन कौन सी? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी और हरित लवक नहीं पाए जाएंगे। वैसे ही पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा और तारक केंद्र नहीं पाया जाएगा। तो दोनों में दो दो चीजें हैं जो एक दूसरे में नहीं पाई जाती, वही डिफरेंस है, बाकी सभी चीज सेम है। कैसे सेम है ये देखिए, गोल्जी का इसमें भी है, रिक्तिकाएं इसमें भी है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्र के झिल्ली, फिर गुणसूत्र, प्रदीप्त जालिका, राइबोसोम और कोशिका द्रव्य, ये सभी इनमें है। तो यही दो मेजर डिफरेंस है, कोशिका भित्ति और हरित लवक। और इधर बात करें तो लाइसोसोम की और तार केंद्र की। ठीक, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो देखते हैं कैसा अंतर का आधार, किस आधार से अंतर है। तो आकार के आधार पे अगर हम बात करें तो पादप कोशिका में मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित आकार होता है, लेकिन कोशिका का अनियमित आकार होता है। हमारे शरीर में या जंतु कोशिका में कोशिका का अनियमित आकार होता है। पेड़ों में वही कोशिका भित्ति पाई जाती है जिससे दृढ़ और मजबूती से वो खड़ा रहता है। कोशिका भित्ति की बात करते हैं ना, तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें झिल्ली पाई जाती है।
तो वही चीज़ देखिए, ये डायग्राम यहाँ पर है, तो उसको मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये और ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती हैं, और इसमें लाइसोसोम और तार केंद्र, ये जो है यही चार चीज मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है। इसी में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हरित लवक जंतु कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, तो आपको आंसर लगाना है नहीं, या फिर लाइसोसोम पादप कोशिका में पाए जाते हैं क्या, तो वहां पर भी आपको लगाना है नहीं। ठीक है, अब अंतर जो है यहां पर देखिए, अंतर का आधार, आगे पढ़ते हैं उसको। कोशिका रसयुक्त रिक्तियां, इसमें जो है कोशिका रसयुक्त रिक्तियां उपस्थित होती हैं और इसमें अनुपस्थित होती हैं। वही चीज देखिए, लवक जो होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। एक चीज और इसमें होता है लवक, वही हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है पादप में होता है, जंतु में हरित लवक नहीं होता है। फिर पक्षमाभिका और कशाभिका, इसमें सामान्यतः ये जो है अनुपस्थित होते हैं और हमारे जंतु कोशिका में ये चीजें होती हैं। तो ये मेजर जो चीजें थी हमने यहाँ पर देख ली। अब प्रमुख कोशिकाएं रचना और उनके कार्य, उनके जो रचना है और उनके कार्य के बारे में देखते हैं। तो रचनाएं, जैसे कि कोशिका भित्ति है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, तो ये क्या करता है, कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करता है और कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। क्या क्या करता है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है और कोशिका को सुरक्षा और सहारा देता है। तो ये IMP है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यह क्या करता है, कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करता है। अंतःप्रदीप्त जालिका की बात करें तो यह क्या करता है, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार यानी कि आंतरिक कोशिकीय परिवहन करता है। अब रचनाएं यहां पर दी गई हैं, देखिए क्या क्या है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण। यानी कि एक क्वेश्चन यहां से और उठता है कि अंतः श्वसन में किसका, जो हमारे एक शरीर में कोशिकाओं का श्वसन होता है तो वो कौन करता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है। तो ये आपको याद रखना है। गोल्जी उपकरण की बात करते हैं तो विशिष्ट पदार्थ का जो है स्त्रण, संचय और उनके कोशिकाओं के बाहर निष्कासन में सहायता। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, मोस्ट IMP, वेरी IMP, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या करता है, इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार भी इसको बोला जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आगे मैंने लिया है, हम बताएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज यहाँ पे बनाया गया हम लोगों के द्वारा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है, बहुत ही ये भी IMP है। कोशिका विभाजन में पूछा जाता है कि कौन भाग लेता है, तो सेंट्रोसोम इंपॉर्टेंट रहता है। हरित लवक मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल अर्थात प्रकाश संश्लेषण में जो है सक्रिय स्थल हरित लवक होता है, इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी हो पाती है। अवर्णी लवक खाद्य संग्रहण में सहायता करता है। वर्णी लवक की बात करें तो यह क्या करता है, फूलों, फलों और बीजों के आकर्षक रंग को प्रदान करता है। तो देखिए अवर्णी लवक ये मेनली जड़ वगैरह में पाए जाते हैं और ये तो आपको पता है फल फूल का जो कलर होता है उसके लिए ये निर्धारित करता है वर्णी लवक। अब केंद्रक की बात करें, केंद्रक तो इसकी तो खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये पूछा गया है कई बार तो इसको याद कर लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायक, कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायता करता है हमारा केंद्रक। गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्या करता है, जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रिका की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण एवं RNA संश्लेषण में भी सहायता करता है। केंद्रक झिल्ली क्या करता है कि कोशिका द्रव्य से केंद्रक और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण रखता है कोशिका झिल्ली। अब ये हमने थोड़ा सा डिटेल जान लिया NCERT बेस्ड क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं। देखिए ये NCERT सीरीज मैंने स्टार्ट की है, मैंने बायोलॉजी पहले पढ़ाया हुआ है, आप बायोलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। बहुत पुराने वीडियो तो नहीं, मैंने 6 महीने पहले उनको स्टार्ट किया था और मैंने वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो वहाँ पे भी आप जाके सेल पढ़ सकते हो, वहाँ पे मैंने और इससे भी ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये NCERT बेस्ड है, यानी मोस्ट IMP फैक्ट यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्विज आपको स्टार्ट होता है। देखिए क्विज, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि सेल जो है किस जीव
वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, यानी कि सेल का नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने दिया, वो भी कब? 1665 में हमने पढ़ा था। तो आपने पढ़ा है और एक बार इस टेस्ट को लगा लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर है डिटेल रॉबर्ट हुक। माइक्रोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होता है क्या? अब देखिए, कुछ क्वेश्चन जो हमने डिटेल में नहीं पढ़े या डिटेल में वो पॉइंट नहीं आया, तो यहाँ आपके टेस्ट में वो मैं कवर करा रहा हूँ। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में या हरे शैवाल में? तो जीवाणु में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी? तो मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, माइकोप्लाज्मा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रण होती हैं किसके द्वारा? वो होती हैं केंद्रक के द्वारा। ये भी अभी हमने जस्ट ही पढ़ा था कि कोशिका में जो है जितनी भी क्रियात्मक गतिविधि, उसके विभाजन की विधियां, वो सब कौन करता है? केंद्रक के द्वारा कंट्रोल की जाती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, कैसी होती है कोशिका भित्ति? पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक होती है, ये फिर अपाम्य होती है? तो ये होती है पारगम्य। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है, सेल वॉल। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो अभी हमने बताया प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। बहुत ही इजी, क्योंकि आपने डिटेल पढ़ लिया तो अब ऑब्जेक्टिव आपसे बिल्कुल बन जाएगा, है ना। लाइसोसोम की बात करते हैं, तो लाइसोसोम का कार्य आखिर है क्या? ये करता क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग, अंतःकोशिकीय पाचन या फिर वसा संश्लेषण। तो लाइसोसोम्स की बात करें तो यह करता है अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? जो अच्छा, इसकी कमेंट करके बताइएगा। इसको तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन भी पूछना यहाँ पर बनता है आप लोगों से कि आपको आखिर ये याद है कि नहीं जो पढ़ाया है कि नहीं। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में पहुंचे तुरंत इसको कमेंट कीजिए कि लाइसोसोम को और हम क्या बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स की बात करें तो इसको हम और क्या बोलते हैं? एक चीज और बोलते हैं इसको, हिंट देता हूं, कुछ थैली बोलते हैं। अब किसकी थैली बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी कि डीएनए रखता है? किसमें डीएनए है? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इनको इजी में ना लें। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब आईएमपी, और उसमें से भी आईएमपी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, आई थिंक 2016 में पूछा गया है किसी ना किसी सेट में। मेरे पास ऐसे इसके क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो ये जो है एसएससी का तो फेवरेट है ही, आरआरबी में भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है साइंस की बात कर रहा है, तो इस बार जरूर पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। तो डीएनए माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, और यह किससे बनता है? यानी कि प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है? कोशिका, केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, या फिर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से। तो ये बनता किससे है? तो यह बनता है आपका इन सभी चीजों से, यानी कि कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से और अन्य कोशिकांगों से यह बनता है। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार यहाँ पर क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म, भोजन या फिर कोशिका। तो जीवन का भौतिक आधार है आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या है यहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद करते तो शरीर में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का उपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या फिर भोजन का अवशोषण। तो यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे, क्योंकि इसको हम अपने शरीर का क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो जीव द्रव्य अगर शब्द की बात करें तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका प्रयोग सबसे पहले किया है पुरकुंजे ने। किसने? पुरकुंजे ने। और लेकिन इसकी खोज की बात करें तो खोज करी थी जीव द्रव्य की किसने? डुडार्जिन। डुडार्जिन, ठीक है, डुडार्जिन ने इसकी खोज की थी। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? अब भी मैंने बताया था कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है थर्ड वाले को, यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो ये जो देखिए जितना मैंने जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपसे इजीली ये बन रहे हैं। वो नहीं भी बन रहे तो एक दो बार देख लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा।
पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका का, ठीक है, जंतु नहीं, पादप का। तो पादप में हमने क्या पढ़ा था? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। क्या होती है? सिर्फ इन्हीं दो में से होती है, तो कोशिका भित्ति होती है ना। सेल वॉल होता है वहां पर जो दृढ़ उसको खड़ा रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में होती है। किसमें होती है? जंतु कोशिका में। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? कोशिका भित्ति। क्यों? क्योंकि निश्चित आकार देता है। ये आपका पेड़ हो गया, तो ये पेड़ ऐसा है, तो इसके बाहर जो है कोशिका भित्ति सेल वॉल है जो कि दृढ़ इसको आकार दे के रखा है। लेकिन हमारे शरीर में कोशिका का आकार नहीं होता, वो टेढ़ा टाढ़ा भी हो जाता है। डीएनए डबल हेलिक्स का प्रारूप मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डीएनए डबल हेलिक्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको मोस्ट आईएमपी कर लीजिए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वो दिया था आपका वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। स्लाइडन स्वान नहीं लगाना है। स्लाइडन स्वान ने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था, लेकिन जो डीएनए का डबल हेलिक्स जो प्रारूप दिया था वो दिया था वॉटसन होता है, वॉटसन तथा क्रिक। अंतःप्रदीप्त जालक की खोज किसने की थी? तो अंतःप्रदीप्त जो जालक है इसकी खोज की थी, इसका आंसर है आपका पोर्टर। किसने? पोर्टर ने इसकी खोज की थी। सेकंड वाला इज द सही है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो इसकी खोज की थी आपके नॉल तथा रस्का ने। किसने? नॉल तथा रस्का ने। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन संश्लेषण। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है क्या? सेल सैप, न्यूक्लिक ओप्लाज्म, या फिर साइटोप्लाज्म, या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका आंसर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि जैसा कि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें घुल जाती है, वैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि जो है उसको नष्ट कर देने की इसमें क्षमता प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो इसमें से किसने? तो स्लाइडन और स्वान दोनों ने यहां पर किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और चौथा, यानी कि डी वाला एकदम सही हो जाएगा। देखिए, सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं डिटेल में, तो ये आपको जो है आसान हो रहा होगा इसको लगाना। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्विज वाली सीरीज अच्छी लग रही है। तो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके भी बताइए कि यस सर नाइस है या अच्छी है। जैसा हिंदी इंग्लिश में कमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं, और लाइक करके भी बताइए कि हाँ हमको पसंद आ रहा है। लाइक जरूर कीजिए वीडियोस। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या अंतःप्रदीप्त जालिका। तो इसका आंसर है अंतःप्रदीप्त जालिका। जैसा कि पहले ही बात की जा रही थी कि झिल्लीदार, तो झिल्लीदार यानी कि कुछ इस टाइप का, जाली जैसा, तो इसमें आ ही रहा है नाम में जालिका। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में जो है आपका यहाँ पर राइबोसोम जो था, आपको अगर ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, राइबोसोम यहाँ पर सिर्फ एक ही में है, तो इसको आप लगा सकते हो। राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या? तो आत्महत्या की थैली बात करें तो ये लाइसोसोम कहलाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? यानी कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? हेनरी ने, हैक्सले ने, लैमार्क ने, या फिर ट्रेविरेंस ने? तो यह कहा था हैक्सले ने। किसने? हैक्सले ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है ना? सबसे बड़ा कोशिकांग गुणसूत्र है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, या फिर गोल्जी का है? तो इसका आंसर है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है सबसे बड़ा कोशिकांग कहलाता है। फूलों तथा बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है, या क्रोमोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, या फिर टोनोप्लास्ट करता है? तो इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा जो है बीजों फलों का आकर्षक रंग यहाँ पर प्रदान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। क्या पूछा है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में नहीं होता है? लवक, गोल्जीकाय, माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर प्रदीप्त जालिका। तो गोल्जीकाय भी होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होता है, अंतः प्रदीप्त जो अंतः प्रदव्य यानी कि जो अंतः प्रदव्य जालक है वो भी यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं पाया जाता है तो वो पाया जाता है एक आपका लवक। कौन नहीं पाया जाता है? लवक नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका होता है तो उसमें श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो कोशिकाओं का श्वसन स्थल किसे कहा जा सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्रिस्टी। देखिए इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए गए हैं ये आपके इजी से टफ हैं, यानी कि इजी क्वेश्चन भी हैं और यहाँ पर टफ क्वेश्चन भी लिए गए हैं, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है इजी से टफ आते हैं। जैसे कि ग्रुप डी होगा तो उसमें इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर लोको पायलट दोगे तो उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं। सर्वाधिक संख्या यानी कि 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ने में, मनुष्य में, आलू में या फिर ओफियोग्लोसम में। ठीक है, ओफियोग्लोसम में। तो ये पाते हैं गन्ने में, मनुष्य में। किसमें पाते हैं? गन्ने में, मनुष्य में 2n की संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। पत्तियों का हरा रंग जो है कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो ये करता है आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। फलों में जो था क्रोमोप्लास्ट वगैरह उसका रंग दे रहा था फल और बीज में, और पत्तियों को जो हरा रंग देता है क्लोरोप्लास्ट देता है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति से अलग करती है? तो देखिए यहाँ पर राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर या पौधे की कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो आंसर वही है, कोशिका भित्ति। मैंने बताया है, एक कोशिका भित्ति और एक लवक, ये दो चीज जो है अलग करती हैं। तो कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की बात करें तो ल्यूवेनहॉक, स्वान या फिर हॉफमिस्टर या फिर ब्राउन। तो उनने की थी, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक भी बोला जाता है, केंद्रक की खोज भी जो है ब्राउन के द्वारा ही की गई थी। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तियाएं या फिर ये सभी। तो इसका आंसर है लवक। लवक जो है यहाँ पर केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। वैसे कोशिका भित्ति जो सेल बॉल होता है वो भी पाया जाता है आपका सिर्फ पादप कोशिकाओं में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए था कि ए एंड बी बोथ, तो वो होता है यहाँ पर। इसलिए मैं इसको भी आपको बताता हूँ कि ये भी इसका आंसर है, क्योंकि सेल बॉल जो है कोशिका भित्ति वो भी जो है पादप में ही पाई जाती है, क्योंकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल बॉल नहीं पाई जाती। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पर लिए, जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट थे, यानी कि आपको डिटेल भी पढ़ा दिया मैंने और आपको टेस्ट भी करा दिया। तो वीडियोस को लाइक तो बनता है यार, लाइक करो वीडियोस को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, और आपको वीडियोस कैसी लग रही है सीरीज़, कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हमको थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो हम बना सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाए, जल्द ही आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।